हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में न्यूक्लियाई चैप्टर का एकदम क्विकेस्ट रिवीजन करने वाले हैं। आप ये मान के चलिए क्विक रिवीजन के फॉर्म में आपको एकदम डिटेल्ड वन शॉट मिल रहा है। सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको जो हमारा सैंपल पेपर है इसको जरूर से प्रैक्टिस करना चाहिए। एडुकार्ड का ये सैंपल पेपर है, इसके अंदर हमने आपको जो है 16 सैंपल पेपर का आपको सेट मिल रहा है, जिसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सीबीएसई का एग्जैक्ट पेपर आपको यहां से देखने को मिल सकता है 50 to 60%, है ना। और आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अपने एग्जाम को लेकर के। तो आपको अभी लेट नहीं होना है। अभी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी जा रही है, यहां से आप अभी से सैंपल पेपर को ऑर्डर करें। वीडियो को डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में लिंक है। आप अगर इस सैंपल पेपर को लगाते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। लेट मत होना, क्योंकि जितना आप लेट हो जाओगे उतना ही कम प्रैक्टिस का टाइम आपके पास बचेगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करे हुए। तो न्यूक्लियस क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि एटम के अंदर तीन मेन पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब एक एटम के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो एक साथ चिपक चिपक के रहते हैं और ये एटम के सेंट्रल पार्ट पे पाए जाते हैं। तो सेंट्रल पार्ट को, जहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ रहते हैं, हम उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और इस न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अब इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसके चारों ओर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, जिनका खुद का मास लगभग एकदम नेग्लिजिबल है। इसलिए कहा जाता है कि एक न्यूक्लियस एक एटम का सेंट्रल पार्ट है, जहां पर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा का सारा मास वहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अब एक न्यूक्लियस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को समझने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहूंगा। जैसे कि न्यूक्लियस अगर अकेली है तो उसको न्यूक्लियस कहा जाएगा, लेकिन एक से ज्यादा न्यूक्लियस है तो उसको न्यूक्लियाई कहा जाएगा। क्लियर? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए एक कॉमन नाम रखा गया जिसको हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन साथ में रहते हैं, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि न्यूक्लियॉन साथ में रहते हैं। प्रॉपर्टीज को समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी, जैसे कि आप समझिए एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एक एटम के अंदर अगर 10 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। क्लियर है ना? इसी प्रकार से आप ये देखो मास नंबर क्या होता है। तो एक एटम के अंदर 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो इस प्रकार से जो उसका मास नंबर कैपिटल A इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। ये A और Z रिप्रेजेंटेशन है। न्यूट्रॉन के नंबर की हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें पता पड़ता है A माइनस Z से। एग्जाम्पल के तौर पे यूरेनियम 92 235 की अगर हम बात करते हैं तो इसके पास इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ है। तो इसका मतलब अगर हम ऊपर में से नीचे को घटा देंगे, A माइनस Z कर देंगे, तो हमें 143 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। ये बेसिक जानकारी है। मास नंबर दोनों को मिला करके एटॉमिक नंबर सिर्फ अकेला प्रोटॉन का नंबर, न्यूट्रॉन का नंबर A माइनस Z कर देंगे। बेसिक प्रॉपर्टीज में आता है कि न्यूक्लियर डेंसिटी सभी एटम के लिए सेम है। इसका मतलब यह है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में चाहे आप यूरेनियम के न्यूट्रॉन प्रोटॉन को देख लें, चाहे हीलियम के या फिर यूरेनियम थोरियम के, सभी के जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है एक जैसे तरीके से चिपक चिपक के रहते हैं। ऐसा नहीं होगा यूरेनियम की न्यूक्लियस हो तो ज्यादा ठोस है ना, थोरियम की न्यूक्लियस हो तो कम ठोस है, ऐसा नहीं। सभी की डेंसिटी कैसी है? सेम है, एक जैसे तरीके से चिपक चिपक के रहते हैं। क्लियर? नाउ साइज ऑफ न्यूक्लियस, किसी भी न्यूक्लियस का साइज मास नंबर पे डिपेंड करता है। क्लियर है? चलिए, चार्ज ऑन एवरी न्यूक्लियस इज प्लस ZE। किसी भी न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो प्लस ZE के बराबर होता है। Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और E क्या है? E की वैल्यू फिक्स है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये है प्रोटॉन पर चार्ज। क्लियर है? और ये चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अभिषेक साहू सर फिजिक्स पे नोट्स मिल जाएंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आगे बढ़ जाते हैं। अभी देखो यहां पर आपको बताया जा रहा है न्यूक्लियर साइज का फॉर्मूला। तो न्यूक्लियर साइज बेसिकली क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कि हमने पाया कि किसी भी न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है ये मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक? अच्छा,
अभी हम यहाँ से इस फॉर्मूले से साइज का मतलब क्या है, रेडियस फाइंड आउट करने वाले हैं। तो अगर हम ऐसा देखें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, हाँ, जो कि हमने स्फेरिकल कंसीडर करी है, और ए क्या है, मास नंबर है। अभी रेडियस निकालना है तो 4/3 पाई का यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो हमने क्या देखा, क्योंकि जो रेडियस है, हमने क्या देखा कि जो आर क्यूब है, क्या आर क्यूब, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के। भाई 4/3 पाई तो किसी के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, वो तो कांस्टेंट है, फिक्स है। चलिए इसके बाद ये जो क्यूब है ये हटके यहाँ आ गया तो पावर 1/3 आ गई, और हमने पाया कि यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं उसकी जगह आया एक कांस्टेंट, जिसको हमने बोला प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट की जो वैल्यू है आर नॉट की, ये फिक्स है, ये है 1.2 फर्मी। फर्मी का मतलब 10⁻⁻15 मीटर होता है, तो आर नॉट इज इक्वल टू 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। अब इस पर एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन मिल गया, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, उस मास नंबर इज 64, मास नंबर दिया है, रेडियस निकालना है। तो हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। आर नॉट की वैल्यू फिक्स है 1.2 फर्मी, फर्मी मींस 10⁻⁻15 मीटर। ए की जगह आपको मास नंबर 64 दिया है, 1/3 पावर का मतलब क्यूब रूट होता है, तो हमने इसको सॉल्व करा तो ये आया 4, और इसको सॉल्व कर दिया तो 4.8 फर्मी आ गया। अगर रेशियो पूछते तो R1/R2 करके निकाल लेते। क्लियर, चलिए आगे हम बढ़ेंगे, और नेक्स्ट जो हमें पॉइंट मिल रहा है दैट इज न्यूक्लियर डेंसिटी। अभी न्यूक्लियर डेंसिटी किसी भी चीज की निकालनी होती है तो हमें सॉल्व करना होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है, तो मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। हमने न्यूक्लियस का टोटल मास कैपिटल M माना, तो आप ये देखें, हमने माना कि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का जो मास है लगभग सेम होता है, तो वो हो गया m, और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं इसमें m मतलब a, तो टोटल न्यूक्लियस का मास हो गया m × a। जब हमने इसको सॉल्व करा, कैपिटल R की वैल्यू यहाँ पे R0 a टू द पावर 1/3 रखी, ठीक, और क्यूब लिखा है तो उसको क्यूब रखा। इस प्रकार से मैं सॉल्व करके पाया कि न्यूक्लियर डेंसिटी का फॉर्मूला ये बन रहा है 3m/4 पाई आर नॉट क्यूब। इस फॉर्मूले में आप देखें तो कहीं पर भी कैपिटल ए या जेड नहीं आ रहा। यहां से ये क्लियर हो गया कि न्यूक्लियर डेंसिटी ना तो मास नंबर पर डिपेंड कर रही है, ना नंबर ऑफ प्रोटॉन पर डिपेंड कर रही है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है हर न्यूक्लियस के लिए, और हमने इसको प्रूव कर दिया। तो आप यहां पर जो इसको देख भी सकते हैं, पढ़ सकते हो। इस न्यूक्लियर डेंसिटी की वैल्यू 2.29 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब होती है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी इंडिपेंडेंट है मास नंबर या किसी भी फैक्टर से। क्लियर है, किसी भी एटम के लिए। ठीक, चलिए तो आप यहां पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आप देखिए, कुछ बेसिक जानकारी है, जैसे कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। अब जैसे मान के चलो मुझे अपना मास मेजर करना है तो मैं केजी में करूंगा, लेकिन मान के चलो एक ट्रॉली मेरे पास धान या गेहूं है तो मैं उसको टन में या क्विंटल में मेजर कर लूंगा। इसी प्रकार से छोटे छोटे मास को, जो कि एटॉमिक मास होता है, उसको मेजर करने के लिए एटॉमिक मास यूनिट का इस्तेमाल होता है। एक एटॉमिक मास यूनिट कितना मास है, तो बताया गया कि एक C12 एटम, कार्बन 12 एटम का जितना मास होता है उसका 12वां हिस्सा 1/12 पार्ट जो होता है ये 1 AMU है, 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो 1 AMU की जो वैल्यू है ये होती है 1.66 × 10⁻27 kg। अगर हम AMU को शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम U लिखते हैं। तो प्रोटॉन का मास 1 AMU में मतलब प्रोटॉन का मास इतना हो गया एटॉमिक मास यूनिट में, न्यूट्रॉन का इतना हो गया, और इलेक्ट्रॉन का मास इतना हो गया, जिनकी वैल्यूज आप आगे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन हम आगे बढ़ जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अभी देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, ये 3 मेन पॉइंट है, आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार। क्लियर, समझिए। आइसोटोप, इसमें आइसोटोप पा मतलब प्रोटॉन, तो आइसोटोप एक एटम के ऐसे न्यूक्लियस को हम कह रहे हैं जिसके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, बट न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग होता है। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन पे फोकस करें इस पी से। क्लियर है, देखो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे हाइड्रोजन जो है अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ये ट्रिटियम। क्लियर, अब 1H1 की अगर हम बात करें तो नीचे जो लिखा होता है ये होता है प्रोटॉन का नंबर, ऊपर लिखा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर। ठीक है, तो आप ये देखिए इसके पास एक प्रोटॉन है, एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। इसके पास एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। इसके पास एक प्रोटॉन है और बाकी बचे 2 न्यूट्रॉन है।
क्लियर है। तो आप ये देखिए 1H1, 1H2, 1H3 इनके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना, इसलिए आइसोटोप कहलाएंगे। इसी प्रकार से जो कार्बन होता है नेचर में अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। जैसे आप इसको देख सकते हैं 6C12, 6C13, 6C14। इसका मतलब ये इन सब के पास 6 प्रोटॉन है ना। तो 6 प्रोटॉन है, तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, ये आइसोटोप कहलाएंगे। आइसोटोप ऐसे न्यूक्लियस को हम बोलते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसी प्रकार से आइसोटोन होता है, आइसोटोन नाम मतलब न्यूट्रॉन, तो जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसको हम बोलते हैं आइसोटोन। एग्जांपल के तौर पे आप ये देखिए कि यहां पर देखो इसमें 6 प्रोटॉन है, इसमें 7 प्रोटॉन है, लेकिन अगर हम इसमें कैलकुलेट करते हैं ऊपर में से नीचे को घटा के तो उसके पास भी 7 न्यूट्रॉन निकलते हैं, इसके पास भी 7 न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो जिनके पास न्यूट्रॉन की नंबर सेम है उसको हम बोलते हैं आइसोटोन। क्लियर है, डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, आप आराम से पढ़ लें इसको। आइसो बार की हम बात करेंगे। बार का मतलब याद रखो भार, बार मतलब भार, बार मतलब कोई चीज ज्यादा हैवी हो, है ना। तो याद रख लो कि जिसका जो मास नंबर है अगर वो कॉमन है तो हम ऐसे न्यूक्लियस या ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं आइसोबार। क्लियर है। तो आइसोटोप सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, आइसोटोन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आइसोबार सेम मास नंबर। क्लियर है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आएगा। कमेंट सेक्शन में आपसे जानकारी चाहता हूं। नेक्स्ट में जो पढ़ना है दैट इज न्यूक्लियर फोर्स एंड इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। एक बार समझ लेते हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रह रहे हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। इस न्यूक्लियर फोर्स के कारण ही न्यूक्लियस के अंदर ये सभी पार्टिकल्स मिलजुल कर रह पा रहे हैं। इस न्यूक्लियर फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको अच्छे समझनी चाहिए। जैसे कि नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो जो न्यूक्लियर फोर्स है ये इस नेचर का सबसे ताकतवर फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स इंडिपेंडेंट है चार्ज के, यानी कि चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। जैसे आप समझते हैं कि जनरली क्या होता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर रह करके अट्रैक्ट कर रहे हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या है, ये इंडिपेंडेंट है चार्ज के, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी डिस्टेंस तक ये काम करे जैसे कूलाम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करता है। इसका क्या है भाई, शॉर्ट रेंज फोर्स है, 10 फर्मी के अंदर अंदर है, तो फिर ये अट्रैक्ट करेगा। अदरवाइज ये जो बेसिक रूल अपन ने पढ़ा है, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, वैसा फिर इसमें काम होगा। इसके बाद इट बिकम्स रिपल्सिव एट ए डिस्टेंस लेस देन 0.8 फर्मी। इसका एक और पॉइंट है कि 0.8 फर्मी से भी छोटी डिस्टेंस कर दी तो उसमें भी ये रिपल्सिव हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये नॉन सेंट्रल फोर्स है। अभी तक हमने पढ़ा था ना कि दो बॉडीज एक दूसरे को सेंटर टू सेंटर अट्रैक्ट करती हैं, इस वाले केस में ऐसा नहीं है, नॉन सेंट्रल फोर्स है ना, इसको सेंटर से मतलब नहीं है। अच्छा, इसके बाद अगर हम ये देखें, इसमें एक इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है, तो आप इसको समझ लो कि 0.8 फर्मी से अगर आप डिस्टेंस को घटा रहे हैं, ये डिस्टेंस और फोर्स का ग्राफ है। जैसे आप क्या देख रहे हैं कि जैसे डिस्टेंस बढ़ते 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 10 फर्मी तक पहुंच गई, तो जो आप देख रहे हैं ना, फोर्स धीरे 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 इन दोनों के बीच में जीरो हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है। जैसे आप डिस्टेंस को घटाते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स देखो नीचे की साइड बढ़ रहा है। फिर आप डिस्टेंस को 0.8 फर्मी से, ये 0.8 फर्मी है, जैसे आप डिस्टेंस को 0.8 फर्मी से कम करते हैं तो फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स जो है जीरो होने की कोशिश कर रहा है, यहां पे आके जीरो हो गया, अब ये रिपल्सिव में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है। तो ये डिस्टेंस वर्सेस फोर्स का ग्राफ है और ये डिस्टेंस वर्सेस एनर्जी का ग्राफ है। आप समझ रहे हैं कि जैसे फोर्स रिपल्सिव हो जाता है तो एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है, जब फोर्स अट्रैक्टिव है तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। इसको आप अच्छे से सारी स्लाइड को फोटो खींच लो, इसका टेलीग्राम चैनल पे नोट्स मिल जाएंगे, अभिषेक साहू सर फिजिक्स चैनल को ज्वाइन कर लेना। चलिए नेक्स्ट में जो पढ़ना दैट इज मास डिफेक्ट। एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा ध्यान से समझिएगा इसको। एक्चुअल में देखो क्या होता है, अगर मेरे पास एक प्रोटॉन है अलग से और एक मेरे पास न्यूट्रॉन है अलग से, मान लेते हैं दोनों का मास 1-1 ग्राम है, तो दोनों को जोड़ने पर दोनों का मास जो आना चाहिए वो 2 ग्राम आना चाहिए। लेकिन हमने क्या पाया कि जब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो इनका मास 2 ग्राम नहीं आता, उससे थोड़ा सा कम आता है। कितना, लेट से 1.99 ग्राम।
तो यहां पर आपने देखा कि 0.01 ग्राम का डिफेक्ट आ गया, अंतर आ गया, और इसी अंतर को कहा जाता है मास डिफेक्ट। अब ये अंतर क्यों आया? तो जब इन दोनों को जोड़ा गया तो इनका थोड़ा सा मास एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होके रिलीज हो गया, और इसी एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान इसी एनर्जी का यही एनर्जी रिलीज होती है ना, जो कि जो है बहुत सारी हीट हमें देती है। क्लियर है? तो मास डिफेक्ट को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या करना है? सभी प्रोटॉन का मास ऐड कर लो, सभी न्यूट्रॉन का मास ऐड कर लो, और उसमें न्यूक्लियस के मास को घटा दो। तो आप यहां पर देखेंगे कि मास ऑफ ऑल प्रोटॉन प्लस मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ होल न्यूक्लियस। अगर प्रोटॉन का, सभी प्रोटॉन का मास कैलकुलेट करना है तो एक प्रोटॉन का मास इंटू कितने प्रोटॉन्स हैं, एक न्यूट्रॉन का मास इंटू टोटल कितने न्यूट्रॉन है, माइनस होल न्यूक्लियस का मास। हालांकि ये सभी मासेस की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। क्लियर? तो ये हो गया मास डिफेक्ट। ठीक, इसके बाद यहां पर एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अभी बाइंडिंग एनर्जी का मतलब तो हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियर को बाइंड करने में, न्यूक्लियस को बांधने में जो एनर्जी लगती है उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन हमें कैलकुलेट भी तो करना है, तो कैलकुलेशन के टर्म्स में अगर हम ये देखें तो हम ये कहते हैं कि एक न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगती है उसी एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट न्यूक्लियॉन्स अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी, तो एनर्जी कैलकुलेट करने का जो रिलेशन है ये आइंस्टाइन के रिलेशन से लिया गया, दैट इज फ्रॉम E इज इक्वल टू mc²। तो बाइंडिंग एनर्जी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला बनता है मास डिफेक्ट इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। हालांकि हम बार बार ये टर्म्स यूज नहीं करते हैं, हम एक बार जो है कैलकुलेट कर लेंगे ऐसे। क्लियर? चलो, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं, जैसे मान के चलो कि मास डिफेक्ट भी कैलकुलेट करवाऊंगा, और अगर हमें मास को कन्वर्ट करना हो एनर्जी में तो हम कैसे करेंगे। तो जैसे मान के चलो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि 1 AMU को अगर मैं 1 एटॉमिक मास यूनिट को अगर मैं एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो कैसे करेंगे। फॉर्मूला आपको यहां मिला, जैसे आपको दे दिया गया कि 1 ग्राम मास है या 1 kg मास है, आप उसको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करो तो कैसे करेंगे? E इज इक्वल टू mc², ये फॉर्मूला लगाया। यहां पर आप ये देखो m की जगह हमने 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू रखी जो कि kg में 1.66 10⁻⁻27 kg होती है। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, उसका स्क्वायर करा। जब हमने इसको सॉल्व करा तो सॉल्व करने पे जूल में ये वैल्यू आ गई 10⁻11 जूल। अब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 10⁻19 का डिवाइड कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होके ये आया 931 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है इसलिए हम इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोलते हैं, है ना। तो हमने इसको बोला E इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इस वैल्यू को हम याद रखेंगे। कभी भी आपसे कहा जाए कि 1 AMU में कितनी एनर्जी रिलीज होगी तो आप 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बस वहां पे इनटू कर देंगे। क्लियर है? तो जैसे आपको यहां पर एक क्वेश्चन मिल रहा है, इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है कि आपको बताना है कैलकुलेट द मास डिफेक्ट ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, और यहां पर हम बाइंडिंग एनर्जी को भी कैलकुलेट करवाते हैं आपसे। इस क्वेश्चन में आपको कुछ गिवन डेटा होगा, जैसे कि हीलियम का मास आपको दिया जाएगा न्यूक्लियस का, प्रोटॉन का मास दिया गया और न्यूट्रॉन का मास दिया गया। आपको पहले मास डिफेक्ट निकालना है, तो मास डिफेक्ट के फॉर्मूले में आप ये वैल्यूज पुट करें, डेल्टा एम की वैल्यू आपने इतनी निकाल दी। अब आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए बस आप क्या करेंगे, जो आपने यहां पर निकाला है 0.288 AMU, इतने का मास डिफेक्ट आ गया हीलियम के न्यूक्लियस में। तो अब आप इसमें क्या करें, इसको बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए बस अब आप इसमें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इंटू कर देंगे तो आपको यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे, आपको कसम है अगर आप ईमानदारी से थोड़ा भी पढ़ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे मुझे कितनी बाइंडिंग एनर्जी निकल के आ रही है। हम आगे बढ़ जाएंगे। आपके देखो क्विक रिवीजन में न्यूमेरिकल्स भी करा रहा हूं, कोई नहीं कराएगा ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी हमें समझना है बाइंडिंग एनर्जी कर्व, लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है। तो एक्चुअल में देखो कि मेरे पास एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में से मुझे एक न्यूक्लियन को हटाना है, रिमूव करना है, तो मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी
पर न्यूक्लियन। इसका फॉर्मूला होता है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर। क्लियर? जैसे मान के चलो अगर मैं ये कहता हूं, इसकी वैल्यू हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताते हैं। मैं कहता हूं कि किसी भी एटम के लिए बाइंडिंग या न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और किसी के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप इसका मतलब ये हुआ कि इस न्यूक्लियस से न्यूक्लियन को अलग करने के लिए आपको 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी, जबकि इसका न्यूक्लियस बहुत जल्दी ही 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते ही एक न्यूक्लियन यहां से हटाया जा सकता है। तो बताओ मुझे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? ये वाला। इन दोनों ही कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल ये हुआ, क्योंकि ज्यादा एनर्जी देंगे तब जाकर के जो है इसमें से एक न्यूक्लियन बाहर निकलेगा। तो हमने क्या करा कि सभी अलग अलग न्यूक्लियस को स्टडी करा और उसके अकॉर्डिंग हमने बाइंडिंग एनर्जी कर्व बनाया। तो यहाँ पे बनाया गया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी को रिप्रेजेंट करा है, और यहाँ पे मास नंबर दिए गए हैं। तो अगर हम सभी को हमने स्टडी करा तो हमने पाया कि भाई देखो कि आयरन जो है, आयरन इज मोस्ट स्टेबल जो है न्यूक्लियस, क्योंकि इसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू है ये 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके बाद आप ये देखेंगे कि जैसे हम देखें कि भाई यूरेनियम 238 कितनी है, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप ये देखें हीलियम भी कितनी है, तो 6 और 7 के आसपास इसकी वैल्यू जा रही है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर? और सबसे कम किसकी है? ये है सबसे कम ड्यूट्रॉन की, ये आपकी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम है। तो यहाँ ये जो कर्व आपको बताता है कि कौन सा न्यूक्लियस कितना ज्यादा स्टेबल है। तो मोस्ट स्टेबल कौन है? ये 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला आयरन Fe56। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसमें लिखा गया है कि ये आयरन मोस्ट स्टेबल है और ये नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। एक बार आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको ये सभी टर्म्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन एक और टर्म दिया गया है। तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है मास डिफेक्ट अपॉन मास नंबर। मास डिफेक्ट में अगर हम टोटल मास नंबर का डिवाइड कर देते हैं तो हमें पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू मिल जाती है। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमें समझना है न्यूक्लियर रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो न्यूक्लियर रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक होता है न्यूक्लियर फिजन और दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। अभी देखो न्यूक्लियर फिजन में न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है, जबकि फ्यूजन में न्यूक्लियस को जोड़ा जाता है। कैसे? जैसे आपको समझाता हूं कि मेरे पास मान लीजिए न्यूक्लियर फिजन का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ये मेरे पास एक हैवी न्यूक्लियस है, यहां से एक न्यूट्रॉन भागता हुआ चला आया, क्योंकि न्यूट्रॉन को कोई रिपल्सन अट्रैक्शन नहीं होता, तो सीधे न्यूट्रॉन भागता हुआ चला आया और इस हैवी न्यूक्लियस के अंदर जाकर के फंस गया। अब ये हैवी न्यूक्लियस के अंदर जाकर के फंस गया तो ये वाला न्यूक्लियस बन गया अनस्टेबल, और अनस्टेबिलिटी के कारण ये न्यूक्लियस जो है दो पार्ट में टूट जाता है। हाँ, और ये दो पार्ट में टूट गया, हमें दो सेपरेटेड छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिल गए। हाँ, और उसके बाद हमें मिल जाती है थोड़ी सी साथ में इसके कुछ एनर्जी। तो न्यूक्लियर फिजन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस को दो लाइटर न्यूक्लियाई में तोड़ा जाता है, और इस प्रोसेस में हमें मिलती है कुछ एनर्जी। ये एनर्जी क्यों मिलती है, कैसे मिलती है ना, ये भी मैं आपको अभी पूरी तरीके से समझाता हूं। जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि दो लाइटर न्यूक्लियाई, हल्के हल्के से न्यूक्लियाई जो होते हैं जुड़ जाते हैं, और जुड़ने पर मिलती है हमें कुछ एनर्जी, और ये एनर्जी जो होती है, एनर्जी तो मिली, साथ में एक न्यूक्लियस भी मिल गया। क्लियर? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ये जो प्रोसेस है ये सन में होती है। क्लियर है? चलिए आगे मैं आपको समझाता हूं कि इस प्रोसेस में देखो डिटेल में समझ लो कि जैसे अगर मेरे पास एक हैवी न्यूक्लियस के फॉर्म में यूरेनियम 92-235 है, और एक न्यूट्रॉन आया, ये न्यूट्रॉन जो आकर के इस यूरेनियम 92-235 में जाकर के बैठ गया, ये बन गया अनस्टेबल आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, जिसका नाम है 92-236। जब ये टूटता है तो ज्यादातर केस में हमें ये मिलता है बेरियम 56-144 और 36 क्रिप्टॉन 92। क्लियर? और इस प्रोसेस में हमेशा न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस में हमेशा एक न्यूट्रॉन आता है, और इस प्रोसेस में इन न्यूक्लियाई के साथ साथ 3 न्यूट्रॉन अलग होते हैं, फिर ये आगे जाकर के टकराते हैं, और इस प्रोसेस में हमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वाली रिएक्शन में इतनी एनर्जी मिलती है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये न्यूट्रॉन जो होता है स्लो न्यूट्रॉन होता है। ऐसा नहीं कि अगर बहुत फास्ट न्यूट्रॉन होगा तो आर पार चला जाएगा। स्लो न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर जाता है और जाके बैठ जाता है, इस एनर्जी से न्यूक्लियस अनस्टेबल होकर के टूट जाती है। क्लियर है? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। कारण क्या है भाई, एनर्जी क्यों निकल रही है टूटने पर? तो देखो आप समझिए, अगर हम बात करें रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में कौन कौन है? इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है, यूरेनियम और न्यूट्रॉन के बीच में, इन दोनों का मास देखा हमने इतना है। जबकि हमने बेरियम और क्रिप्टॉन जो बन रहे हैं
टूटने के बाद उनका हमने मास देखा और जो 3 न्यूट्रॉन अलग हो रहे हैं उनका मास देखा, वो इतना है। मतलब यहां पर कुछ मास डिफेक्ट आ गया, ये मास डिफेक्ट आ गया और इसी मास डिफेक्ट को जो हमने एनर्जी में कन्वर्ट करा तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ गई। तो ये एनर्जी का पूरा लेखा जोखा है कि न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस में इतनी एनर्जी निकल रही है और वो एनर्जी कैसे निकल रही है हमने आपको बताया। रिएक्टेंट का मास ज्यादा है, प्रोडक्ट का मास कम है, ये कैलकुलेशन है और यही कैलकुलेशन फ्यूजन में भी चलती है। चलिए आगे मैं आपको बताता हूं, जैसे कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसमें किस तरीके से 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं और ये 3 न्यूट्रॉन का काम क्या है। जैसे कि ये यूरेनियम का आप देख रहे हो हैवी न्यूक्लियस है, यहां पर आया एक न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन जाकर के इसमें टकराया और टकराने के बाद आपको बैरियम और क्रिप्टॉन मिल गए और उसके बाद देखो 3 न्यूट्रॉन मिल गए। कितने? एक न्यूट्रॉन ये गया, एक ये गया, एक ये गया। अब ये अगले न्यूक्लियस में फिजन करेगा, ये अगले में फिजन करेगा, ये अगले में फिजन करेगा। इस प्रोसेस में हमें और 3 न्यूट्रॉन मिल गए, यहां से भी हमें और 3 न्यूट्रॉन मिल गए, यहां से भी हमें और 3 न्यूट्रॉन मिल गए। फिर ये सभी न्यूट्रॉन अपने अपने तरीके से फिजन करते हैं और हम देखते हैं कि यहां पर क्या है, यहां पर एक चेन बन जाती है। तो पहली प्रोसेस में 1 न्यूट्रॉन था, अगली रिएक्शन में जो 3 हो गए, फिर अगली में 9 न्यूट्रॉन हो गए, फिर अगली में 27, फिर अगली में 81, फिर अगली में 243, इसके बाद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझिए कि ये प्रोसेस फिर कैसी हो जाएगी, ये प्रोसेस अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जाएगी। तो हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में करते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं कि इसमें से एक न्यूट्रॉन जो स्टार्टिंग में था, क्लियर है, उसमें से 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर देते हैं, ठीक, और उसके बाद आगे सिर्फ 1 न्यूट्रॉन बढ़ने देते हैं, फिर 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आगे बस 1 न्यूट्रॉन बढ़ने देते हैं हर रिएक्शन में से। तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम बोलते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, है ना। तो आप समझिए अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है जो हम बॉम्ब बनाते हैं, एटम बॉम्ब वगैरह, क्लियर है। तो आप समझिए इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। पहले कितने न्यूट्रॉन थे रिएक्शन के पहले और बाद में कितने न्यूट्रॉन है रिएक्शन के बाद, इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर की वैल्यू 1 होगी तो रिएक्शन कंट्रोल्ड होगी, 1 से ज्यादा होगी तो अनकंट्रोल्ड होगी, 1 से कम होगी, है ना, तो ये हो जाएगी डिकेइंग रिएक्शन। जैसे पहले 100 थे, बाद में 90 बचे, तो ये रिएक्शन तो एक बार डिके हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकेड रिएक्शन। तो कंट्रोल्ड रिएक्शन के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की वैल्यू 1 होना चाहिए, क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे, ये मैंने आपको समझा दिया, इसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन की। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या हो रहा है जरा एक बार देख लेते हैं कि जैसे फ्यूजन प्रोसेस में 2 हल्के हल्के से न्यूक्लियस, है ना, जैसे कि ड्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन मिल जाते हैं तो यहाँ पे बनता है एक हीलियम, एक न्यूट्रॉन फ्री होता है और इतनी एनर्जी मिलती है। फिर से कैलकुलेशन वही करेंगे, इन दोनों का मास हमने ऐड करा, इसका मास हमने ऐड करा, मास का कुछ डिफेक्ट आया और उसी डिफेक्ट के कारण हमें इतनी एनर्जी मिल रही है, क्लियर है। न्यूक्लियर फ्यूजन में आपको सबसे जरूरी बात समझनी है, वो है नेसेसरी कंडीशन फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। अभी देखो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि एक लाइटर न्यूक्लियर, दूसरा लाइटर न्यूक्लियस, ये दोनों मिलकर के एक हैवी न्यूक्लियस बनाता है। ऐसी करने के लिए क्या जरूरी होता है कि ये न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, दूसरा न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, आकर के दोनों को चिपकना है। अभी क्या होगा, दोनों में रिपल्जन होगा, रिपल्जन होगा तो भाई थोड़ी एनर्जी से काम नहीं चलेगा। तो अभी हमें चाहिए कि अगर हमें दोनों पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस चिपकाना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ ही आए और धमाका कर दें, चिपक जाए। मतलब इनको चाहिए बहुत ज्यादा एनर्जी और इतनी बहुत ज्यादा एनर्जी हमें मिलती है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से। थोड़ा बहुत टेम्परेचर नहीं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे उबाल दिया, बहुत हाई टेम्परेचर लाखों में। जैसे कि आप यहां पर देखो तो क्या बताया गया, टू ओवरकम रिपल्जन, रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए इनको चाहिए न्यूक्लियाई को लार्ज काइनेटिक एनर्जी और उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर 10⁷ केल्विन के आसपास के टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है ना। ये कोलिजन बहुत ज्यादा बार होते रहे, है ना, ऐसा नहीं कि भाई 1 सेकंड में कम ही कोलिजन हो रहे, बहुत ज्यादा कोलिजन होते रहे। इसके लिए हमें चाहिए हाई प्रेशर ताकि कोलिजन की जो फ्रीक्वेंसी है ये बढ़ जाए। तो ये नेसेसरी कंडीशन है, इनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। यहां पर आपने इक्वेशन देख ली, बुक में से आप और थोड़ी सी इक्वेशन पढ़ सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे ये न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बीच में बेसिक डिफरेंस लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हो गया आपका जो सिलेबस है हमारा सीबीएसई का, उसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियस चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश, क्लियर है। अभी आपको टेलीग्राम चैनल से इसके नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में बस इस वीडियो की मेहनत चाहता हूं, आप बस कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।